तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे आप देखेंगे नीट में 2 सवाल लगभग आ ही जाते हैं। और यहां पर मेरी जीरो टाइम वेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू 2019 से 2025, यानी एनटीए के जितने भी पीवाईक्यू हैं रेगुलर एग्जाम में या री एग्जाम में या उड़ीसा मणिपुर कहीं आए हो, सब हम यहां करने वाले हैं। तो ये सेशन जीरो टाइम वेस्ट पे तेजी से करेंगे, सारा कुछ समझाते हुए। और डेली ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे शाम को 6 बजे, तो अरविंद नीट चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर जो आप सेशन ले रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद नीट ऐप, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां आपको देखिए नीट फिजिक्स फ्री पीडीएफ आपको दिखाई पड़ेगी, इसको ले लीजिए। मतलब इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ्स हैं सब अनलॉक है, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। बस डाउनलोड करना अरविंद नीट ऐप और जाके अपनी पीडीएफ ले लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी कि पढ़ाई की बात। टॉपिक 1 है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें एक फेज 2 में 2020 का एक क्वेश्चन था, आसान था लेकिन कई बच्चे नहीं कर पाए थे। तो क्या है, द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। तो पहले तो ये जो 1 मिनट होता है आपको पता होना चाहिए, पता तो होगा ही कि जो एंगल को हम मेजर करते हैं वो डिग्री, मिनट और सेकंड तक जाते हैं, है ना। तो ये जो 1 मिनट होता है, ये सिंबल है मिनट का, ये 1/60 सेकंड के बराबर, इतने डिग्री के बराबर होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। जैसे घड़ी की सुई होती है ना कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो उसी तरीके से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो मालूम होगा। आप सिंप्लीफाई करते हैं मामला, 180 डिग्री को हम जानते हैं कि पाई रेडियन के बराबर ये होता था, पाई रेडियन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहां पर ये जो 1 मिनट है 1/60, इसी को वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए कुछ करना थोड़ी है, बहुत आसान। ये 1/60 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 और इंटू 160, और ये रहा बेटा यहां पर रेडियन। अब यहां पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहां सॉल्व करने में क्या है, देखिए 3.14 ऊपर रख दीजिए और 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 108 हो जाएगा, 60 और 108, तो 108 और 20 ये हो गए। अब इसको अगर थोड़ा पास लिखना चाहें तो इसको मैं इस तरह लिख दूंगा। देखिए कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके पास कई जगह कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। 1.08 और नीचे आ गया 10 की पावर -4। इसको थोड़ा इधर और ले जाते हैं आपको समझाने के लिए, 3.14 और 1.08 और ये 10 की पावर 4। अब देखिए इसको कैलकुलेट आप करना चाहें करें, वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए 1 से बड़ी क्वांटिटी है ना, और बहुत ही छोटी सी बड़ी है, 1.1 भी नहीं है। तो 3.14 से थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा। इसमें देखिए 10 की पावर 4 किसमें मिल रहा है, ये देखिए ये उल्टा लग गया क्या, ये है सॉरी +4 है, ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये -4 यहां मिल रहा है, 3 से छोटा यहां मिल रहा है, ये ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी ऑप्शन हुई, ये ऑप्शन नहीं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू 3.14 से छोटी होनी चाहिए, है ना। ये तो 4.85 है, और जब कैलकुलेट भी आप करेंगे तो यही वैल्यू आपको करीब करीब 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन आपको मिल जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां तक कैलकुलेशन अवॉइड हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो भाई आपका टाइम खा जाता है। तो इसलिए टाइम से बचना जरूरी है। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। यहां से अंदाजा लेके खट से टिक कर दीजिए, 100% आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। अगली बात करते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ये तो बहुत ही सरल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, खट से कर सकते हैं, फिर भी मैं समझाऊंगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए प्लेन एंगल जो होता है, आप जानते हैं ये थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आर्क अपॉन रेडियस। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आर्क अपॉन रेडियस करते हैं आंसर या वैल्यू आपकी रेडियन में आती है, ये ध्यान रखिएगा, न गड़बड़ा जाएगा। अब ये देखिए आर्क अपॉन, ये आर्क भी लंबाई है, रेडियस भी लंबाई है, दूरी है, तो दोनों कट जाते हैं तो ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। तो आप यहां कह सकते हैं नो डायमेंशन। यहां पर बात करें नो डायमेंशन। अब इसकी यूनिट अलॉट किए हुए हैं हम लोग, यूनिट क्या अलॉट किए, रेडियन, और यूनिट इसकी क्या है देखिए, रेडियन। तो डायमेंशन है, डायमेंशन नहीं है और यूनिट है, और कलर बदलते हुए दूसरी चीज भी लिख लेता हूं। अब रही बात सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल का भी फॉर्मूला आपको ध्यान आना चाहिए, जिसे हम ये ओम से दिखाते हैं,
और a अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अब यहां पर आप देखिए ये एरिया है और ये आर का स्क्वायर है, तो दोनों का ये कट जाएगा डायमेंशन, तो ये भी नो डायमेंशन आ जाएगा, नो डायमेंशन, और साथ में यूनिट है ये स्टेरेडियन। तो मतलब इन दोनों का काम मैंने पूरी तरह आपको समझाया है, जो दोनों का काम है उसमें क्या हो जाएगा कि यूनिट्स तो हैं लेकिन डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस कह दीजिए, या डायमेंशन की बात करें, कुछ स्पेलिंग गलत लिख गए लग रहा है, इसको हटा के मेरी कोशिश है कि आप पूरी तरह ये वीडियो देखने के बाद कुछ और ना करना पड़े, आपको पूरा समझ में आ जाए, आपको डायमेंशन जो है वो नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर यहां देखिए आपका क्या बन रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, समझे ना। अब यहां पर जैसे आप लगाएंगे कि नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, क्योंकि यूनिट दिए हुए हैं रेडियन और स्टेरेडियन, इसलिए पकड़ना पड़ेगा, और बाकी की ऑप्शन सही, उम्मीद है ये बात आप यहां समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, टॉपिक 2 आता है एरर इन मेजरमेंट। इससे अक्सर एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको एग्जाम में मिलेगा, तो ये टॉपिक एरर इन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 2019 में एक सवाल आया हुआ है, सरल सवाल है बहुत ज्यादा, लेकिन करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, एबीसीडी यानी कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे, उसमें कुछ एरर हुई है एबीसीडी क्वांटिटी में, वो कितनी कितनी हुई है, 1%, 2%, 3% और बेटा जी 4% रिस्पेक्टिवली। बड़ी अच्छी बात। देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। अब कह रहे हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है एरर का, ये बताना है, और एक्स का रिलेशन यहां दिया हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा इसी का काम हम लोग करेंगे अभी। अब आप जानते हैं जब इस तरह से किसी का रिलेशन दिया होता है तो आप क्या लिखते हैं, जो एरर है परसेंटेज एरर लिख दीजिए, एक्स में थोड़ा लंबा लिखना पड़ सकता है तो मैं ऐसे कर देता हूं, परसेंटेज एरर भी लिख दें, एरर इन एक्स ये लिख रहा हूं, ये मतलब ये एक्स है, और यहां पर ये देखिए ए की पावर 2 है, तो पहले 2 लिखते हैं, फिर परसेंटेज एरर ऑफ ए, जिसे आप ए अपॉन ए इंटू 100 लिख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज दिस, दिस इज परसेंटेज एरर ऑफ ए, बाकी लिखूंगा नहीं, आप समझी जाएंगे। प्लस बी की वैल्यू बात करते तो बी का ये पावर आधी लगी हुई है, हाफ, तो हाफ लिख दीजिए। ये डेल्टा बी, मैं इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं कि किसी और सवाल में आप इसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। सी की बात करूं तो ये 1/3 और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और डी भी रह गया तो +3 लिख दो, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब यहाँ पे कलर बदल लें जैसे कि मोनोटोनिसिटी ना रहे, तो ये 2 लिखा। अब ये ए में कितनी परसेंटेज एरर थी, 1%, ये देखिए दिख रही है, तो ये लिख दीजिए इंटू 1%, +2 इंटू बी में कितनी थी, 2%, प्लस सी में कितनी थी, 3%, और डी में कितनी थी, 4%। तो ये वैल्यू हो गई, कैलकुलेट करोगे तो ये आ गई 2 + 2 दूनी 4, और 3 से 3 काटोगे तो आ जाएगा 1, और ये 4 तिरिक 12। तो कुछ गड़बड़ लिख गए क्या, ये सॉरी ये हाफ वैल्यू है, आधा लिख दिया है। इस वैल्यू को यहां पर हमें हाफ कर देना चाहिए, तो ये कट के 1 आ जाएगा। फिर से इसको ठीक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पावर पॉइंट में थोड़ा इरेज करना मुझे झंझटिया लगता है। ये 2 से 2 काटोगे तो ये 1 आ जाएगा, और 3 से 3 कटेगा तो अगेन 1 आ जाएगा। तो 12, 13, 14, 15, 16, 16% आपका यहां पर आंसर हो गया। ये आपका आंसर है, यानी आंसर नंबर डी आपका सही है। इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझे होंगे, ये तो मैंने समझाया है, वरना ये ओरल हो जाएगा सवाल, है ना। ये इसलिए समझा रहे हैं कि जैसे कोई भी बच्चा किसी भी स्टेज ऑफ लर्निंग पे हो, पूरी बात समझे और सवाल भी कर ले, केवल यही सवाल ना करे इस टाइप का कोई भी, क्योंकि रिपीट भी होते हैं आपके यहाँ बहुत सारे। अब फेज 2 में 2020 का सवाल पकड़ते हैं। लिखा है टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये एक समय का रीडिंग लिए हो, ये 2, 3, 4, 5 रीडिंग आपके पास हैं। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
ये पहले अंदाजा हो, नहीं तो काम खत्म। रिलेटिव एरर, ये जब ऐसे डाटा दिए होते हैं डिस्क्रीट अलग अलग वैल्यूज, तो आप क्या करते हैं, इन डाटा का डेल्टा मीन अपॉन उस ऑब्जर्वेशन का मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ये एएम का मतलब क्या है, इनका मीन, जो पांचों का मीन कैसे लेते हैं, सबको जोड़ो और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। तो मैं एएम निकाल देता हूं लगे हाथ। एएम का मतलब डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, जैसे आप समझ पाए 1.24, जब ये नोट्स के तौर पे, पीडीएफ के तौर पे पढ़ें तो आप ये जान पाए कि मैंने यहां पर किया क्या है। 1.28, इसको सब पांचों को जोड़ा और कितने ऑब्जर्वेशन थे बेटा, यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन थे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जोड़ के, 1.25 सेकंड, ये एएम यानी मीन निकाल लिया। पहली चीज मीन निकालनी थी जो आपने निकाली, कलर बदल लेना बेहतर होगा। अब दूसरी बात करते हैं, अब यहां पर हमें डेल्टा एएम क्या होता है, तो डेल्टा एम का मतलब है, मैं लिख के दिखाता हूं, फॉर्मूला ही लिख दूं क्या इसका, जिसे आगे आप इस्तेमाल कर पाए। मतलब क्या है, मीन से डिफरेंस लेते हैं हर वैल्यू का और उसका मीन निकालते हैं। तो कैसे, क्या मतलब है कि आप, चलो लिख देते हैं, मैं किसी को भी पहले बाद में लिख लो, तो ए एम माइनस पहली वैल्यू, सब नहीं लिख रहा हूं, आप डॉट डॉट करके छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें इतना तो आप समझदार हैं ही। कहां तक की वैल्यू जाएगी, 5 तक के जाएगी। तो ये मीन में से A1, ये क्या है, A1 पहली रीडिंग, ये क्या है, A2 रीडिंग, इसी तरह ये क्या है, A5 रीडिंग। बात पकड़ में आ रही है। अब आगे बढ़िए, अब इसमें से किसी में से कुछ घटा दो, मॉडुलस लगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है हमको यहां पर। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की यहां बातचीत, निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी पकड़ेंगे। तो यहां पर एम कितना था, 1.25 में से 1.25 घटाओगे तो अंडा मिलेगा, मतलब ये जीरो आ गया, बात खत्म करो। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड में 1.25 में से 1.24 घटाओगे तो 0.01 मिलेगा। फिर 1.25 में 1.2 तो 0.02 मिलेगा, और इसमें 0.04 मिलेगा। फिर 0.1.28 घटा रहे हो 25 में से तो 3 मिलेगा, 0.03 अपॉन 5, ये वैल्यू। अब इसको जोड़ लीजिए आप, कलर बदलते हैं, तो ये देखिए कितना है, दो दो के डेसिमल पे है, ये तो खत्म ही हो गया है। तो ये 3 4 3 12, 2 14 और एक 15, अगर हम सही जोड़े हैं तो 15 सही जोड़े हैं। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा क्या वैल्यू आ रही है, वैसे 4 3 12, 12 2 14, एक 15 ही आ रहा है। तो ये मैं लिख दूं कि 0.15 अपॉन 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 3 15। तो क्या ये ठीक है, ये चेक कर लेना, ये वैल्यू मुझे डाउटफुल लग रही है थोड़ी, ये घटाने में गड़बड़ तो नहीं कर दी, ये आप जरा चेक करिएगा। घटाने में तो मेरे ख्याल से सब सही है। तो ये 3 4 3 12 13 14 15, ये 15 आ गया ठीक 5 से, तो ये आ जाएगा 0.03, ये वैल्यू यहां पर आ रही है जो मुझे लग रहा है। हाँ जी, अब इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे क्या आंसर आता है। नहीं आया तो रिविजिट करेंगे फिर कि क्या गड़बड़ हुई है। डेल्टा एम की बात करते हैं जो कि 0.03 है। मुझे इसमें भारी मात्रा में डाउट लग रहा है, ये फिर भी देखते हैं 0.03, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1.25 से, ठीक, और ये वैल्यू हो जाएगी इंटू 100। तो दोनों डेसिमल हटा दो, तो 3 इंटू 100 अपॉन 125, 25 पंचे 25 चौके, 12 अपॉन 5, गड़बड़ है वैल्यू। 12.5 का मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग, जो ऑप्शन में नहीं है। तो यहां मुझे लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। 1.25 करेक्ट है, तो 1.25 से पहला घटाया तो ये 0 मिला है, जोड़ने में गलती कर दी है क्या। 1.25 में 1.25 0.01 मिला है, 0.02 मिला है, 0.04 मिला है, 0.03 मिला है, और नीचे यहाँ 5 है। 4 और 3 7, 2 9 1 10 है। अरे 15 क्यों लिख रहे हैं यार, ये 10 है, तो ये 10 वैल्यू आएगी। यहां भी हटाओ, यहां भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अब यहां पर मैं कर देता हूं वैल्यू कितनी, 10 का मतलब 0, और ये आएगा 0.02, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ 0.02, और ये डेसिमल हटा, ये यहां पर कितना था, ये बचा था 2, और अब आ जाएगा 8 अपॉन 5,
16 पंचे 80, तो 1.6%। ये आंसर आपका यहां पर आया, देखिए ये आपका आंसर है। और ये 100 से मल्टीप्लाई करना था, कर तो दिया था, तो ये 1.6% आएगा यहाँ। ये पहला ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बेटा ए सही हो जाता है। ये इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा सवाल था कैलकुलेशन वाला, तो समय थोड़ा खा जाएगा ये सवाल, लेकिन करते हैं इसी तरीके से जो मैंने समझाने की कोशिश आपको की। तो ये क्वेश्चन देखते हैं 2023 का है, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। अब देखिए, जब वोल्टेज सप्लाई में जब आपका फ्लक्चुएशन होता है अनप्रिडिक्ट, क्योंकि कभी कितना बढ़ जाए कितना घट जाए, तो वो रैंडम एरर्स में आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो पर्सनल एरर होती है वो तो आप रीडिंग लेते वक्त जो गलती कर देते हैं वो होती है। लीस्ट काउंट एरर कि आपकी मशीन में लीस्ट काउंट में कोई फिक्सेशन का इशू है इंस्ट्रूमेंट में, मतलब इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग में गड़बड़ है, तो ये कुल मिला के रैंडम एरर है कि क्योंकि फ्लक्चुएशन जो इस बार लिया हुआ है वो अगली बार उससे ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अगला सवाल करते हैं हम लोग। एरर इन मेजरमेंट 2023 का क्वेश्चन है, ए मेटल वायर। ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे सवाल आपके काफी पूछे जाते हैं। ए मेटल वायर हैज मास, ये मास की कहानी है, रेडियस की कहानी है ये, एंड लेंथ की कहानी है सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम है। इसे और लिखे तो मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि यहां रेडियस की बातचीत की गई है। तो मैं इसे, मेटल वायर है तो एम पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख दूंगा। इसी से हम निकालेंगे कि कितना होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू एम का पावर 1 है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस आर स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर प्लस एल की पावर 1 है, तो 1 डेल्टा एल अपॉन एल। ये वैल्यू यहां पे बनी बेटा। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, ये मास का, ये डेल्टा एम है और ये एम है, तो 0.002 अपॉन 0.4, फिर 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, तो ये आर के लिए 0.001 अपॉन 0.3 प्लस डेल्टा एल के लिए तो 0.02 अपॉन 5, ये वैल्यू आई। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये काटोगे तो एक जीरो कम करो 0.02, तो आ जाएगा ये 0.005, क्योंकि 20 है 5 बार आ जाएगा। अब ये इसी तरह हटाओगे यहां पर तो आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0067, और यहां पे इसी तरह डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.004, है ना, 0.02 था। तो यहां पर ये वैल्यू यहां पर आपकी बनी 0.4। ठीक है बेटा, ये मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लें, 2 जीरो, ठीक है, तो ये 004 बनी। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए आपस में, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0157। जोड़ दीजिए, देखिए 6 4 10, 10 5 15, ये रहा, और लास्ट वाला 7, ये चौथे डिजिट पे लास्ट वाला 7 हो गया, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब हमें परसेंटेज एरर लेनी थी, तो परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, तब परसेंटेज मिलेगा। तो ये 0.0157 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.57% आपका आंसर है। और ये किसके करीब है, ये 1.6 के करीब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये आंसर हो गया आपका बी। इस तरीके से सवाल करेंगे तो ऐसे सवाल आते हैं, आपको करने भी आने चाहिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया मेरे ख्याल से, ये समझ पाया आप। अगला सवाल रीटेस्ट है, 2024 में आया हुआ है। लिखा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज वी की वैल्यू दे रखी है, आई दे रखा है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ है।
तो देखिए रेजिस्टेंस का रिलेशन वोल्टेज और करंट से क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो अब यहां पे जो रिलेशन बना वही बन गया सिंपल डेल्टा R बाई R, जो वैल्यू निकालेंगे मतलब रिलेटिव एरर की बात करेंगे, और यहां वैल्यू हो गई डेल्टा V अपॉन V, और यहां वैल्यू हो गई डेल्टा I अपॉन I। ये रिलेटिव एरर है, इसकी लिख दी हमने। अब ये देखा, ये दोनों वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। R नहीं पता तो R के लिए हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके R फाइंड कर लेंगे। ये V है, ये I है। V हो गया यहां 200 और I हो गया यहां 20, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये बची 10 ओम। तो हमें R भी पता है। अब हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, सबकी वैल्यू, इसको पकड़ लीजिए। तो ये डेल्टा R हो गया जो पता करना है, वैल्यू जो है, और पता करना है R, जो हम मतलब R मतलब R डैश एरर के साथ, और डेल्टा R निकाल के ही निकाल पाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू फाइनल लिखोगे R, वो होगी R प्लस माइनस डेल्टा R। ये मेरे कहने का मतलब है। तो अभी हमको ये R पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कह लीजिए जो है विदाउट एरर, और डेल्टा R में फाइंड करनी, फिर R डैश निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू हो गई 10, और डेल्टा V का मतलब था 4/200, ये 4/200 प्लस ये 0.2/20। ये देखिए ये वैल्यू यहां पर बनी। अब ये इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है बड़े प्रेम से। तो ये मैं इसी वैल्यू को यहां लिख रहा हूं। ये हो गया डेल्टा R/10, और 4/200 है, इसको 1/50 कर दो, मतलब काट दो, और ये पॉइंट हटा के 200 होगा, नीचे 100 आ जाएगा। एलसीएम 100 हो गया, देखिए एलसीएम 100 हो गया, और ये 5 2 आ गया, और ये भाई साहब 1 आ गया। ये 10 से काटोगे, एक 0 कट जाएगा। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होगी, 3/10 यानी 0.3। अब फाइनल आंसर क्या बना, जो हमें देना था उसकी वैल्यू थी R डैश, तो R डैश की वैल्यू बनी R मतलब 10 और प्लस माइनस 0.3। ये फाइनल आंसर हमारे हाथ में आया है। अब इसको आप चेक कर लीजिए कौन सा बन रहा है। तो ये बन रहा है 10 प्लस माइनस 0.3। ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो देखिए एकदम 2024 का सवाल है, ताजा सवाल कह सकते हैं आप। अगला करते हैं, 2025 का है ये, और एरर इन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान सवाल है, जैसे अब तक करते आए वैसे ही करेंगे। ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू द 4 ऑब्जर्वेशन ABCD एज फॉलोज। ये फॉर्मूला लिखा है, इसी से एरर निकाल लेंगे। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABCD आर इतना। ये तो बहुत ही सरल लग रहा है। दी परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी, ये तो बिल्कुल हलवा टाइप का मामला है। अब यहाँ पे क्या है, जो परसेंटेज एरर है इन P, क्योंकि मैं भी पीछे समझा चुका हूं, और पी इन पी लिख दो, वो क्या हो जाएगी, ये देखिए ए की पावर 3 है ना, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए लिख दो। इसी तरह 2 इंटू परसेंटेज एरर है, ये एरर समझना इसको, एरर ऑफ बी, प्लस सी की बात करो, एक ही है तो परसेंटेज एरर ऑफ सी, और ये इसकी पावर हाफ है, तो 1/2 परसेंटेज, जगह कम है तो ऑफ डी लिख देते हैं। अब इसको देख लीजिए, 3 इंटू परसेंटेज एरर ए की कितनी थी, 1% थी। 1 परसेंटेज बाद में लिख देंगे, और 2 लिख दिया, और बी की कितनी थी, 3, और यहां तो 1 ही था। सी की कितनी थी, 2, और डी की कितनी थी, 4। ये वैल्यू हो गई 3, ये हो गई 3 2 6, 2 और 2 9, 2 11, 2 13। ये 13% आपका आंसर यहां पर आ रहा है। 13% का मतलब है आंसर नंबर ए। ये देखिए इस तरीके से आप आसानी से इसको कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे। अगला टॉपिक आ जाएगा, 2025 का हो गया ये। अब अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ निपटाएंगे। तो देखिए फेज 1 2020 में ये क्वेश्चन आया है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू। दिस वैल्यू में से ये वैल्यू आप घटा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्टेक्स्ट में एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, इसमें क्या रूल आप लगाते हैं,
जो फाइनल आंसर होता है वो होता है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो फाइनल आंसर देंगे वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में देते हैं। अब यहां पर देखिए मैं लिखता हूं 9.99। अब ये डेसिमल प्लेस कितनी है, 2 डेसिमल प्लेस है, डीपी लिख देते हैं। और जो घटा रहे हैं वो है 0.0099, इसमें है 4 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस में आएगा। घटाओ, तो घटाने के लिए मैं कलर बदल के 2 जीरो बढ़ाता हूं पहले। ये देखिए 2 जीरो मैंने टपका दिए, क्योंकि घटाने का जो नॉर्मल सिस्टम हम लोगों ने बचपन से पढ़ा वही 10 में से 9 गए एक, फिर 9 में से 9 गया 0, और क्या हुआ भाई, फिर 9, ये तो ले लिया था तो बचा 8, और ये है 9, और ये है 9, तो 9.9801 आता हुआ हमको दिख रहा है यहां पर। तो ये वैल्यू यहां पर आपको दिखी। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि आंसर देना 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा इस 2 डेसिमल प्लेसेस में, यानी ये 0 को ड्रॉप करना है, 0 मस्ट बी ड्रॉप। तो इसको मैं लिख दूं, ड्रॉप करना है। तो जब आप ड्रॉप करेंगे 0, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, 5 होता या 5 से बड़ा होता, कुछ फर्क पड़ता। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा 9.98, ये आपका आंसर है। और ये आंसर आपका यहां से क्या आता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर जोड़ने घटाने की बातचीत हो तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ना देख लेना, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखी जाती है। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं, 2022 का है। इसमें जहां तक वही मल्टीप्लिकेशन वाला मामला है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ दिस वन एंड ब्रेथ इतनी है, राउंडिंग ऑफ वैल्यू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर जब आप एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में जो फाइनल आंसर आता है, फाइनल आंसर वो किसमें आएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर पहली वैल्यू लेते हैं जो है 55.3, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 25 से, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 2, तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जाएगा। तो 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1 25, और एक 26 का 6, 2 55 25, और 2 27, 3 दुआई 6, 5 दुआई 10 का 0 हासिल लगा 1 2 5 10 1 11, तो ये रहा 5 12, और ये 8 और 3 1, मेरे ख्याल से सही किया है, और डेसिमल लग गया। ये हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है। अब देखिएगा, एक गलती आप कर सकते हैं बड़ी भयानक, यहां पर कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर देना 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सोचें कि 2 में देना, तो इस 8 को ड्रॉप कर दो, इसका आंसर कर दो 14, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि ये 1382, ये 14 नंबर है, तो ये नंबर कहां 14 कहां 1382। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप इसको क्या करिए, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए, 1.3825 एंड 10 की पावर कितना खस के हो 3, सही लिखा है जी। अब इसमें अब आप इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, चाहे तो 13.8 भी लिख लेते, उससे भी कोई फर्क नहीं गिरता, 13.8 कर लेते, क्योंकि आंसर मेरे ख्याल से बी आता दिख रहा है मुझे, तो आपको आसान लगे इसलिए कि जिससे, वरना तो हम लोग इसको कुछ भी कहीं भी घुमा लीजिए। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 13.825 इंटू 10 की पावर 2। अब यहां पे 8 हमको ड्रॉप करना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जब इसको ड्रॉप कर देंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो ये जो आंसर है ये हो जाएगा 14 इंटू 10 की पावर 2, ये आंसर सही है। तो यहां पे ऑप्शन के तौर पर बी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो
कि इसी को ऐसे एडजस्ट कर दीजिए, है ना। तो थोड़ी वैल्यू चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, पावर्स में, तो आपको संभालने में आसानी पड़ेगी। इस तरह ना घटा देना कि कोई 1400 क्वांटिटी उसको 14 लिख के छोड़ दो। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। मणिपुर में 2023 में क्वेश्चन आया है, दिस डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर yielded the following values। ये ठीक है, ये क्या है, इनका डायमीटर है। एंड दिस वन, द मीन डायमीटर ऑफ द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मीन डायमीटर का मतलब है, मैं डी मीन लिख देता हूं, सबको जोड़ो, 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33, एक और बचा रह गया 3.32। कितनी है ये? 2 2 4 5। ये मीन पहले आप निकालेंगे, जब इसको डिवाइड करके निकालोगे 3.328 मिलेगा आपको। डिवाइड कर लीजिएगा जोड़ के। अब हमें जो आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन, ये जो काम कर रहे हो, यहां पर दो डेसिमल प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है, द मीन डायमीटर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये मीन डायमीटर जो वैल्यू रही, वो वैल्यू हो गई 3.33। ये आपका यहां पर आंसर आ गया और ये वैल्यू बनी ए। यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये जो काम आपने किया है, ये रूल जो है डेसिमल प्लेसेस यानी कि एडिशन वाला रूल लगा है यहां पर, है ना। सब मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि गिनती से मल्टीप्लाई मीन लिए हैं, ये डायमेंशन है जिनको जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे थे कि इसमें आप ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक सारी बात दी थी, 2 डेसिमल प्लेसेस तक 8 को ड्रॉप कियो और एक बढ़ा दियो, इसको ड्रॉप कियो डेसिमल प्लेसेस के लिए। ठीक, इसको डिवीजन ना समझ लेना, कई बच्चे के साथ डिवाइड भी तो हो रहा है, डिवाइड गिनती से हो रहा है। तो जब तक डायमेंशन में जो क्वांटिटीज मेजर की जाती हैं उनकी हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं। 5 तो फिक्स नंबर है मीन लेने के लिए फॉर्मूला का। ठीक, उम्मीद करते हैं ये बात आप यहां पर पकड़ पाए होंगे। अगला देखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशंस की बात करते हैं। ये टॉपिक नंबर 4 है। आइए देखते हैं। अब ये कलर बदल लेना उचित है, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। 2020 में आया है, फेज 1 का ये सवाल है। लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन का है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ये बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, स्ट्रेस जो होता है, जिसका सिंबल आप नॉर्मली सिग्मा यूज करते हैं, और इसको लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। एक स्ट्रेन भी होता है, मन में आ गया बताने का, तो स्ट्रेन को आप एप्सिलॉन से शो करते हैं, जैसे आप डेल्टा एल बाई एल या और कई तरह की होती है स्ट्रेन, उसमें शो करते हैं। अब यहां पर देख दिया, ये फोर्स का निकालने की जरूरत नहीं, याद करके रखिएगा। डायमेंशन MLT-2 होता है, तो ये MLT-2 और एरिया का हो गया L²। अब इसको निपटा दीजिए, तो ML-1 और T-2, ये इसका फॉर्मूला बन गया। बात खत्म हो गई। ये देखते ही आप इसको सही कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहां पर सी आ रहा है। आपको मैं थोड़ा अंदाजा दे दूं कि देखिए क्या है ना, कि इनको निपटाने के लिए डायमेंशन वाले को कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे आप रिमेंबर लिख दूं, याद कर लो, ज्यादा हमारी टोन है, याद है ना। याद करना है क्या? फोर्स याद करो, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन, मास लिख दिया, हटाना पड़ेगा यहां। फोर्स का डायमेंशन है, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन है, वेलोसिटी का डायमेंशन है, जी का डायमेंशन है, वर्क का डायमेंशन है, पावर का डायमेंशन है। ये कुछ मैंने जो लिखे हैं, ये हर जगह यूज होते रहेंगे। सरफेस टेंशन वगैरह का भी याद कर लो, कई जगह आता है। तो ये आपको तेजी से सवाल करने में मदद करेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप यहां पकड़ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है कि डायमेंशनल, ये इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ई अपॉन जी हैज दी वैल्यू कितनी होगी, ये बताइए। तो यहां पर देखिए, ये अगर आप ई है एनर्जी, ये याद होने चाहिए आपको, एनर्जी वगैरह का। एनर्जी का होता है सीधे ML² T-2, अभी निकालने की बात आएगी वो भी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी याद करके रखिए, M-1 L³ एंड T-2। ये याद होने चाहिए। अगर निकालने की बात करोगे तो निकल तो सब जाएगा, लेकिन समय खाएगा। ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी वर्क डन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स होता है mLT-2 डिस्प्लेसमेंट L। ये देखिए बन गया mL² T-2 समय बचाने के लिए इसको रट लीजिए। दूसरा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R²। इसको लिख सकते हो m इंटू ए। आपको शॉर्टकट बता रहा हूं जैसे निकालने में। अब डायमेंशन का जब मामला लोगे तो ये m से m गुड कट जाएगा, मतलब तो g निकालना है तो g के डायमेंशन में हो जाएगा AR² अपॉन m का डायमेंशन। a होता है LT-2 और r का मतलब L² और नीचे मास, तो ये वैल्यू क्या बन गई, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये निकालना नहीं है, याद कर लेना। ये समय खोटी करेगा ये आपका। खैर आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं सवाल की तरफ। मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। E अपॉन जी की बात कर रहे हैं तो ये E अपॉन जी लिख दीजिए। अब देखिए E ऊपर G, तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, काट मारो यहां से। ये देखिए M के नीचे जाएगा तो ये M की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। दिस अपॉन दिस, तो ये ऊपर चला गया, L² को L³ से करोगे तो L-1 आ जाएगा। T-2 को T-2 को अंडा आ जाएगा 0। ये आंसर हो गया आपको। तो ये आंसर किसका बन रहा है, ये बन रहा है डी ऑप्शन। तो ये आंसर डी हो गया। इस तरीके से सवाल आप बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये आपको याद होना चाहिए, कुछ जो 4-5 मैंने बताए हैं, जिसे तेजी से सवाल आप कर पाए। ये मणिपुर 2023 का अगला सवाल है। द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास m-1 हो, जिसके अंदर। अब एक तरीका क्या है कन्वेंशनल, कि आप सारे का डायमेंशन निकालिए फिर देखिए। हम सजेस्ट नहीं करेंगे, समय भी बचाना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग फैलाएंगे, फॉर्मूले के तहत करेंगे। जैसे पहला लीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड में RF। अब इसमें देखिए ये जो एक R वैल्यू होती है और F का मतलब हमें याद है mLT-2 होता है, फिर भी लिख रहे हैं। ये देखिए ये जो मास है ये +1 में आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। देख रहे हैं ना, एक्सेलेरेशन में मास आता नहीं, R में मास आता नहीं। दूसरी बात करते हैं, टॉर्क के अलावा अगली क्वांटिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका भी हम लोगों ने, आपने और हमने याद कर रखा, याद करना जरूरी भी है। m-1 और वैल्यू होती थी L³ और T-2, ये देखिए -1 आ गया। एक ही सही होता, खट से सही कर दीजिए इसको, m-1 दिख रहा है। फिर भी मैं समझाने के लिए बता देता हूं आगे। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, m की वैल्यू आ जाएगी +1। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K का मतलब है QL अपॉन A इंटू डेल्टा T इंटू T। ये Q होता है हीट मतलब एनर्जी, और L लेंथ, और लेंथ में मास नहीं आता, एरिया में मास नहीं आता, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस में मास नहीं आता, टाइम में मास नहीं आता। अब ये जो एनर्जी लिखा हुआ है एनर्जी वाला, वो एनर्जी में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास की वैल्यू यहां भी +1 आ जाएगी। इस तरह थोड़ा सा पकड़ के, कोई घबराने की बात नहीं है। ये मैंने बाकी ना, तो काम तो यही हो गया 10 सेकंड में। इस तरीके से क्यू क्या होता है, क्यू इज हीट, और नए सिस्टम में सबकी यूनिट सेम, तो ये एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, ये एनर्जी है, फॉर्म है ना एनर्जी का। और ये वर्क डन, और वर्क डन को आप कहते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास +1 आ गया क्योंकि एक्सेलेरेशन और एस में तो मास होता नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका बी है। इस तरह से करेंगे। तो मैं तो समझाया तो 1 मिनट 2 मिनट लिया, वरना खट से आप निपटा मारेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं, 2024 का है। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एंड एज दो ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की डायमेंशन कितनी होती है, होती ही नहीं है। तो ये हम बता चुके हैं, जो सॉलिड एंगल है ये डायमेंशन लेस होता है, प्लेन एंगल भी ये इसका फॉर्मूला A/R² होता है। ए की डायमेंशन वही स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कह लीजिए, m², इसकी भी तो दोनों कट जाएगी। तो इसका है नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, डायमेंशन होती नहीं। इसमें जो बाकी क्वांटिटीज है उनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं मिलेगी। पहले स्ट्रेन के बाद देखते हैं, एक एक करके देखो। सिंबल नॉर्मली एप्सिलॉन यूज करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, फॉर्मूले से पकड़ो, ΔL/L, ये सही है, इसकी भी नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, यानी ये हमारे लिए सही ऑप्शन है। दूसरा आर्क, आर्क का मतलब होता है किसी की L आ जाएगा,
रेडियस, ये हमारे लिए इसकी डायमेंशन है, हमारे लिए गलत ऑप्शन। नंबर 3 डायमेंशन है, आप समझना ये जो लिख रहे हैं। एंगुलर स्पीड ये होता है ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो टाइम आ जाता है, इसलिए भी गलत क्योंकि डायमेंशन हो गई। आगे क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है सिग्मा एफ अपॉन ए, तो फोर्स और एरिया अलग अलग डायमेंशन के, तो ये भी गलत, डायमेंशन आ जाएगी इसकी। और क्या बचा रह गया, स्ट्रेन एंगल, एंगल की बात करो तो एंगल भी नो डायमेंशन, हम जानते ही थे कि थीटा की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो ऑप्शन हमने कौन सा 5 नंबर, ये हमारे लिए बैठा, सही बैठा, और बाकी सब हम निपटा चुके हैं। यानी हमारे लिए ये स्ट्रेन और एंगल वाला बैठ रहा है, स्ट्रेन और एंगल का मतलब है सी ऑप्शन। एक एक करके हमने बता दिया आपको समझाने के लिए, वरना तो आप तेजी से इसको कैसे भी भिड़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात पकड़ पाए होंगे आप। हर सवाल में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, थोड़ा सा पढ़े रहिए और कॉमन सेंस भी लगे। अभी और मजा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं इसकी। चलिए टॉपिक नंबर 5 है ये, तो डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन में 2021 का एक सवाल है, इफ फोर्स एक्सेलेरेशन एंड टाइम आर चूजन एट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसका एक कन्वेंशनल मेथड है जो आप लंबा चौड़ा कर सकते हैं पावर लगा लगा के। किसकी बात कर रहे हैं, ये आप ऐसे कर सकते हैं, जो एनर्जी है ई मान लीजिए, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए की पावर बी, टी की पावर सी, और इसकी सारी डायमेंशन लिखिए, फिर एबीसी सॉल्व कीजिए इक्वेशन। इसका दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, देखिए तेजी से करने के लिए जुगाड़ जिसे बोलेंगे, ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड। अब शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट ट्रिक कह लीजिए। अब उसमें आप क्या करिए, फोर्स आपको दे, जो एनर्जी है, एनर्जी तो वर्क डन ही होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ तो हमारे लिए ओके, ये जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है इसको सेट करना है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल, और इन्होंने एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जो था उसका डायमेंशन हमें दे रखा है ए, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है एल टी माइनस टू। और दूसरा जो डायमेंशन टाइम का है, टाइम का तो इन्होंने दे रखा है टाइम, और ये तो टाइम है ही। अब इन दोनों का ऐसा जोड़ा बनाओ कि हमारा एल आ जाए या एस आ जाए। तो एल लाना है तो हम क्या करेंगे, इस ए को टी माइनस टू से डिवाइड मार दो। अगर हम ए देखो टी माइनस टू से करोगे तो कट जाएगा, एल ही तो बचेगा। तो अगर मैं ए अपॉन टी स्क्वायर कर दू, टी की पावर माइनस टू लिखना है, थोड़ा सा प्यार से समझिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये माइनस टू देखिए, अगर ए अपॉन माइनस टू हम कर देंगे तो केवल एल ही तो बचेगा। ये देखिए एल किसकी डायमेंशन है, एस की डायमेंशन है, बस रिप्लेस कर दीजिए एनर्जी की जगह। अब आ गया मामला किसका, इसको पकड़ लो। अब ये एनर्जी ई जो है उसका जो डायमेंशन बना कह लीजिए, फोर्स का तो एफ था ही, और एस की जगह ये जो ये एस का मामला है, इसकी जगह आप लिख देंगे ये ये एक मतलब कैपिटल ए की बात थी, ये मैं आपको ये ए लिख गया हूं। ये सही लिखा है वैसे, आप पकड़ पा रहे होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, इतनी तो समझ ही जाते हैं। ये क्या हमने किया है, हमने किया है, लिख दो नहीं कंफ्यूजिया ना जाओ कहीं, ये हमने किया है ए अपॉन टी स्क्वायर। तो ए का मतलब था एल टी माइनस टू, और इसका मतलब था टी माइनस टू, यहां माइनस टू लगा दो, फिर किचड़ पचड़ हो गई। तो ये टी माइनस टू है ना, ये काम किया है। ए को हमने टी माइनस टू से डिवाइड मारा, और ये वैल्यू एल आ गई जो कि हमारा एस बनता दिख रहा है। तो एल की जगह हम ए अपॉन ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये ए लिख दीजिए और टी माइनस टू लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए उसमें कोई, तो ये आंसर आपका बना। तो एफ ए टी माइनस टू किसका है, एफ ए टी माइनस टू तो किसी का नहीं लग रहा है इसमें। तो ये सॉरी ये टी, ये जो है टी स्क्वायर है ना, ये एल टी माइनस टी तो दिया था, टी ये नीचे टी माइनस टू नीचे आएगा एस की जो वैल्यू के लिए है ना। ये देखिए ए अपॉन टी माइनस टू आ रहा है ना एस, ये हमने उल्टा अभी लिख दिया। इसको आप करोगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी अपॉन टी माइनस टू। तो ये अपॉन टी माइनस टू, ये ए अपॉन टी माइनस टू, ये वैल्यू लिख रहे हैं एस की जगह। समझ पा रहे होगे।
तो ये वैल्यू हो गई। अब क्या हो गई, अब एनर्जी का ई हो गया FAT²। और ये पहला वाला ऑप्शन आपका ए वाला सही हो गया। तो यहां पर ये शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस थोड़ी करके रखिएगा। फॉर्मूले से एडजस्टमेंट क्या होता है आपका, जो जहां ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड भी बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं, मौके मौके पे बड़ी मदद करता है वो। तो उसको भी हम लोग अभी जहां जहां लगेगा लगाएंगे। लेकिन कन्वेंशनल मेथड लगाएंगे तो ABC शायद फाइंडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसकी जगह ये जुगाड़ करेंगे तो 10 सेकंड में काम बन जाएगा। आपकी प्रैक्टिस है ही है, करते ही हैं आप। 2024 का ये सवाल हम लोग पकड़ते हैं। अब ये इसमें लिखा है कि ए फोर्स डिफाइंड F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम t, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। इन चारों में कौन सा फैक्टर डायमेंशन लेस है ये बताओ। अल्फा बीटा हमारा कांस्टेंट है, तो देखिए एक चीज पकड़िएगा, F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। आपको डायमेंशनल एनालिसिस में इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता ही है। अगर ये F है, दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसकी भी डायमेंशन F के बराबर होनी चाहिए, इसकी भी, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज ऐड होती हैं। एप्पल में एप्पल, ऑरेंजेस में ऑरेंजेस, एप्पल में ऑरेंजेस नहीं ऐड होते हैं। तो ये जो अल्फा टी स्क्वायर लिखा है, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो F की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, जैसा बात की। तो अगर मैं अल्फा की डायमेंशन की बात करूं, ये ब्रैकेट वगैरह लगा लेना, हम नहीं लगा रहे, F लिख दीजिए ml_t-2। और ये जो लिखा हुआ है ये टी स्क्वायर नीचे पहुंच गया, तो ये हुआ ml_t-4। अब इसी तरह कलर कर लेता हूं बदल, और इसकी बात करता हूं। ये पहला पॉइंट लिख दो, चलो भाई। दूसरा आ गया, बीटा टी का डायमेंशन हमारा होना चाहिए F के बराबर। तो ये बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml_t-2 अपॉन टाइम। तो ये वैल्यू हो गई ml_t-3। ठीक, अब देखिए यहां पर ध्यान से, अब ये आप निकालिए नहीं, अब ये मतलब कहने का मतलब है थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब यहां पर ये देखिए अल्फा बीटा मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और यहां डिवाइड है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml कैंसिल कैसे होंगे, क्योंकि हमें तो डायमेंशन लेस चाहिए। तो ml इंटू एम, ये अल्फा बीटा जब भी मल्टीप्लाई करोगे ये कटेगा ही नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो लगे हाथ ही कट्टम हो गए, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने में आप अगर ये अल्फा अपॉन बीटा लेते हैं, इसमें कोई रॉकेट नहीं है, तो ml कैंसिल हो गया, और ये बचा t की पावर -1, यानी टाइम t की पावर -1। तो ये भी नहीं बचा, टाइम देखिए ऊपर है, ये आएगा t की पावर, कहां गया भाई, t की पावर, ये बचेगा -1, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टाइम, ये डी ऑप्शन सही लग रहा है, और टाइम से मल्टीप्लाई करके ही काम हो जाएगा। आप समझ पाए ना। ये अल्फा अपॉन बीटा जो वैल्यू निकली है, मैं इतना ही लिखूं पहले, अल्फा अपॉन बीटा जो वैल्यू लिखी है वो t-1 आ रही है। अगर इसको डायमेंशनलेस होना है तो टाइम से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा t+1 से। इसी में तो भिड़ रहा है, इसमें तो बीटा अपॉन अल्फा है, t+1 आ जाएगी। इसी का उल्टा जब करोगे तो ये t+1 आ जाएगा। तो यहां टाइम से हमें डिवाइड करना चाहिए, +1 है तो डिवाइड तो किया नहीं है, तो ऑप्शन हो गया डी। तो पूरा, और कोई रास्ता नहीं भटकने की जरूरत है, वरना ये आपका समय खींच लेगा। अगला सवाल पकड़ते हैं हम लोग, 2024 का है, और इसमें देखिए क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज वी है पोटेंशियल एनर्जी x² √x+b। एक्स क्या हो गया, इसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पूछा है a²/b का डायमेंशन बताओ। तो a²b के लिए ab की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, b √x में जुड़ रहा है, तो √x का जो सेम डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी जुड़ती हैं। अब ये तो x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, पावर आधी लगा दो, तो b का डायमेंशन मिल गया l की पावर आधा। ठीक, और अब ये वैल्यू रख के हम a का डायमेंशन निकालेंगे। फॉर्मूला ये देखिए, जो फॉर्मूला था, मैं सीधे क्या यूज कर लूं, क्या दोबारा लिखना नहीं चाह रहा हूं, ये इस फॉर्मूले को हम यहां लिख रहे हैं। ये एनर्जी का डायमेंशन, v मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी, तो क्या होता है ml² t-2, ये एनर्जी है।
ठीक, तो फोर्स होता है mlt-2 इंटू एस ml² वगैरह वगैरह। ये a हमें निकालना है, x का मतलब है l² और रूट एक्स प्लस बी, ये तो सेम था ही, तो ये वैल्यू यहां लिख दीजिए। तो ये वैल्यू यहां क्या बची, l की पावर, इन दोनों का डायमेंशन हाफ जोड़ने के बाद। अब हमें a निकालना है, तो ये देखिए l², तो यहां से कोई कलर बदलें तो ज्यादा ठीक है, ये दोनों कट गए और यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई m l की पावर हाफ और t-2। ये a की वैल्यू यहां पर दिख रही है m l हाफ और t-2। आगे चलते हैं, अब कह रहा a² अपॉन b, तो a² अपॉन b, तो a² मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो m², l रूट खत्म हो जाएगा और ये t की पावर -4 आ जाएगा अपॉन b था l की पावर आधा। अब ये वैल्यू यहां पे क्या आई, ये हो गया m² और l की वैल्यू हो गई -½ और t हो गई -4। अब ये ऑप्शन देखिए किसमें मिल रहा है अपने को, तो ये तो कुछ मिल m², ये c ऑप मिल रहा है क्या, l आधा है t-4 है, ये बेटा ये तो सॉरी ये एक में आधा कटेगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये ऑप्शन यहां पर हो गया सी, तो ऑप्शन नंबर यहां बनेगा सी। इस तरीके से सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब ये 2025 में आया वो सवाल है। अब सवाल में देखिए बहुत सवाल बड़ा और बहुत सारे भयंकर टाइप के ऑप्शन, तो अगर इसका कन्वेंशनल मेथड लगाएंगे तो समय खा जाएगा, देख के बच्चे डर गए होंगे, तो यहां एलिमिनेशन मेथड यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये पूरी कहानी कह रहा है कि बैलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस, एक बैलून है जिसका मटेरियल सरफेस टेंशन एस है, इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर द गैस इज फिल्ड इट, ये आउटलेट है जहां से गैस भरी जाएगी, हैज स्मॉल एरिया ए, इसका एरिया ए है, इट इज फिल्ड विथ ए गैस ऑफ डेंसिटी रो, डेंसिटी रो है इसके अंदर जो गैस भरी है, टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ, इसका रेडियस आर है, व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट, गैस जब निकल रही है इट्स रेडियस आर चेंजेस फ्रॉम आर टू 0, इस आर बदलेगा तो वो कैपिटल आर से 0 की तरफ जा रहा है टाइम टी में। इफ द स्पीड वी आर ऑफ द गैस कमिंग आउट, इसकी जो स्पीड है निकलने की वो डिपेंड करती है, बैलून डिपेंड्स ऑन आर एज आर की पावर ए, आर की पावर ए पे डिपेंड करता है, एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू, इसको बड़ा बड़ा लिख लो, इससे ही काम बन जाएगा, एस की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा एंड आर की पावर ये डेल्टा। तो ये यहां पर हम लोगों ने इसको लिखा। अब इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहां पे जो टाइम है ना, केवल ये टाइम की डायमेंशन केवल यहां टी है, मतलब पावर 1, और यहां पर देखिए ये एरिया में, ये तो एरिया है, एरिया में तो टाइम होता नहीं, डेंसिटी में टाइम होता नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम, रेडियस में टाइम होता नहीं, सरफेस टेंशन में ये टाइम ही है ना, टाइम टी। अब सरफेस टेंशन की बात करें तो उसमें क्या टाइम होगा क्या, उसमें भी टाइम नहीं है, तो यहां जितने भी हैं उनका जो आपका अल्फा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए आपकी, क्योंकि यहां टाइम 1 है, बाकी टाइम यहां पे दिख नहीं रहा है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर आप लेंगे तो आ जाती है F/L, इसको मैं इसी में आपको मिलेगा, ये यहां इधर लिख देता हूं, जगह कम लग रही है, सरफेस टेंशन जो है इसी में ये मिलेगा, सरफेस टेंशन होता है F/L, और ये F का मतलब है mlt-2 और L और कट जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी mt-2, देख रहे हैं। बाकी ना इसमें एरिया में कोई लेना देना, ना मास में लेना देना, ना आर में, तो यहां इसकी जो डायमेंशन बन रही है ये सरफेस एरिया वाली, ये जो mt-2, अब बाकी में तो है ही नहीं, तो ये t-2 की जो वैल्यू है ये -2 अल्फा, -2 अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, माइनस आधा।
तो अल्फा देखो माइनस आधा किसमें है, इस तरह सवाल करोगे तो बात बनेगी। तो अल्फा माइनस इसमें है, शायद इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा, ए और डी, दो ऑप्शन बचे। अब आप किसी और एक वैल्यू को जज कर लीजिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मास ले लेता हूं। मास लेने से फायदा क्या है कि ये दो क्वांटिटी में मास है नहीं, एरिया में मास नहीं, रेडियस में मास नहीं, इसमें डेंसिटी में मास है और सरफेस टेंशन में मास है। जो डेंसिटी होती है m अपॉन वी होती है, m अपॉन वी, तो ये ml -3 देख पा रहे हैं। तो यहां ये इसकी बात करेंगे तो m आएगा, तो m का पावर हो जाएगा गामा। तो एल समझ में आ रहा है ना, ये एरिया का मैं बीटा लिख देता हूं, उससे कोई लेना देना नहीं था। और रो की वैल्यू थी ml -3 का पावर गामा, और आर को छेड़ा नहीं है। तो यहां पर देखिए, अगर मास की वैल्यू यहां 0 है, तो यहां मास कनेक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस, यहां वैल्यू आ गई -3 गामा, सॉरी केवल गामा m की पावर, और ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अल्फा हम निकाल चुके थे हाफ, ये -हाफ प्लस गामा बराबर 0, तो गामा की वैल्यू आधी। अब आधी देखिए किसमें है, देखते हैं फिर चेक करेंगे। तो आधी वैल्यू गामा की ये ए में है, बस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इस तरह थोड़ा करेंगे। अगर कन्वेंशनली निकालने लगे तो ये बड़ा कहानी टेढ़ी हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप, कई क्वेश्चन बन जाएगी। इस तरीके से मैंने ये 2025 का आपका सवाल बन गया। अब वीडियो पूरा मैंने करवा दिए सारे आपके एनटीए के जितने जहां भी आए थे, री चेकिंग, उड़ीसा, मणिपुर, अगड़म बगड़म सब। अब ये कई बच्चों को नीट संपूर्ण इसलिए बताता हूं क्योंकि आपका जो मेन रिसोर्स होना चाहिए फिजिक्स में, वो 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्या एग्जाम्पल एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू के। ये जो एग्जाम्पलर होता है, इसमें दो टाइप के एमसीक्यू होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो एमसीक्यू टाइप 1 होता है सिंगल करेक्ट, एमसीक्यू टाइप 2 होता है मल्टीपल करेक्ट। तो मल्टीपल करेक्ट में एक सवाल 4 सवाल के बराबर है। तो आपके जो भी टॉपर रहते हैं नीट के, इन तीनों में से कोई रिसोर्स नहीं छोड़ते। यही बिल्डिंग ब्लॉक है एनटीए के पेपर बनाने का। आप खुद ही बताइए, क्या कोई पीवाईक्यू छोड़ेगा, क्या कोई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज छोड़ेगा, क्या आप एग्जाम्पलर छोड़ना चाहेंगे? नहीं ना। तो आप ये तीनों आप भी डेफिनेट है। इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? 1294 मोटे मोटे, 50 क्वेश्चन दाएं बाएं मान लीजिए। तो 1300 क्वेश्चन करने, फाइनाइट टारगेट है। आप करना शुरू करेंगे 20-25 दिन में खत्म हो जाएगा। 40 क्वेश्चन लगाएंगे तो 1200 क्वेश्चन हो गए एक महीने के अंदर। तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, फिजिक्स में 150 प्लस 160 प्लस की चाहत है जिससे कि अच्छे से अच्छा रैंक मिले, वो आप नीट संपूर्ण ले लीजिए। और नीट संपूर्ण अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां आपको नीट संपूर्ण मिलेगा। लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कीजिए, तुरंत लगाना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और मेहनत और अच्छे वीडियो आपके साथ ले आऊं। इजी फिजिक्स, जीरो टाइम वेस्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।